गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं योगेश सर। आज मैं क्लास 11th के लिए एक चैप्टर पढ़ाऊंगा, परमाणु संरचना, जिसको बोलते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर। और उस एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर जो टॉपिक होगा हमारा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज तथा परमाणु क्रमांक, इन सब के बारे में बताऊंगा आपको कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई थी, इनकी खोज कैसे हुई थी और किस साइंटिस्ट ने इनकी डिस्कवरी किया था। तो इसके बारे में सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको इलेक्ट्रॉन की खोज। इलेक्ट्रॉन की खोज किस साइंटिस्ट ने किया था और कैसे किया हुआ था। देखिए, सबसे पहले बता दूं मैं आपको, जो इलेक्ट्रॉन की खोज की गई थी इसी बोलते हैं कैथोड किरणें या इलेक्ट्रॉन्स। कैथोड किरणें क्यों बोलते हैं इसको और इलेक्ट्रॉन क्यों बोलते हैं, इन सब के बारे में बताऊं। देखिए बेटा, सबसे पहले बता दूं मैं, जे थॉमसन ने एक अपना एक्सपेरिमेंट किया था। जो एक्सपेरिमेंट था उनका विलियम क्रोक्स और जूलियस प्लकर का एक्सपेरिमेंट था, उसको इन्होंने रिपीट किया हुआ था और ऑब्जर्वेशन किया। और किस तरह से ऑब्जर्वेशन किया इसके बारे में बात करता हूँ। सबसे पहले क्या किया इन्होंने, एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया था इन्होंने, जिसको विद्युत विसर्जन नली बोलते हैं। और डिस्चार्ज ट्यूब को इन्होंने इस तरह से सेट किया, इस तरह से डिस्चार्ज ट्यूब को लगाया इन्होंने, इस तरह से लगाया डिस्चार्ज ट्यूब को। और उन्होंने क्या किया, वन साइड में एक तरफ इन्होंने रखा था एनोड को, रख दिया बेटा एनोड, और दूसरी साइड में इन्होंने रख दिया था बेटा कैथोड को। ये आपका था एनोड था और दूसरी साइड में आपको रखा गया था कैथोड। ठीक है, ये विद्युत विसर्जन नली थी। वन साइड में आपका कैथोड एंड सेकंड साइड में आपका एनोड बटा रखा गया। इसके बाद क्या किया गया, इसमें से वैक्यूम पंप अटैच किया गया। वैक्यूम पंप इसको बोलते हैं वैक्यूम पंप। और फिर इन दोनों एनोड और कैथोड इलेक्ट्रोड्स को एक दूसरे वायर के माध्यम से ऐसे अटैच किया गया, एक सेल से अटैच किया गया। इसको इलेक्ट्रिक बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिक सप्लाई दी जाती है इसको। ये बड़ा हाई वोल्टेज होता है, हाई वोल्टेज लिया गया। और जो हाई वोल्टेज लिया गया है उसका टेम्परेचर कितना था वोल्टेज का, लगभग 10,000 वोल्ट था, 10,000 वोल्ट था। ठीक है, और लो प्रेशर था, प्रेशर इसमें से लो प्रेशर जो लिया गया है वो प्रेशर था 10 पावर माइनस 2 से 10 पावर माइनस 2 से 10 पावर माइनस 3। ये बेटा से प्रेशर लिया गया, दाब लिया गया। ठीक है, दाब लिया गया। इस दाब पर लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर वैल्यू, ये वोल्टेज हाई वोल्टेज पर लिया गया 10,000 वोल्टेज पर और लो प्रेशर पर। इसमें से गैस फ्लो की गई। विद्युत विसर्जन नली में से इलेक्ट्रिक गैसें सप्लाई की जाती है। वो सप्लाई करने के बाद क्या होता है, जो कैथोड होता है इससे कुछ रेज निकलना स्टार्ट होती है। इसमें से कुछ रेज निकलना स्टार्ट होती है, ये रेज निकलना स्टार्ट होती है। जो रेज होती है वो अदृश्य होती हैं, वो हमको दिखती नहीं। कैथोड से कुछ रेज निकलना स्टार्ट होती है, जो कैसे होती है, अदृश्य होती है, दिखती नहीं है। ठीक है, और ये रेज क्या होती है, इन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया कि इन्होंने इस विसर्जन नली में गैस फ्लो किया गया था। जैसे विद्युत विसर्जन नली में ये वोल्टेज सप्लाई करते हैं तो कुछ रेज निकलना स्टार्ट होती है। इन रेज को बेटा हम लोग बोलते हैं कैथोड किरणें बोलते हैं। ठीक है, और जो कैथोड किरणें हैं ये किसी गैस के माध्यम से, जो गैस यहाँ पर है उस गैस के कारण नहीं निकलती है, बट जो कैथोड लगा होता है उस कैथोड से ही ये रेज निकलती है। ठीक है, इसके बाद देखिए क्या होता है, जैसे ही इसमें से इलेक्ट्रिक सप्लाई की जाती है, इलेक्ट्रिक सप्लाई करने के बाद में जो गैस होती है वो आणविक होती है। और आणविक होने के बाद में धन आयन के पार्टिकल्स आकर के इस कैथोड से टकराते हैं और टकराने के बाद में इससे कुछ रेज निकलती है। जो रेज निकलती है उनमें से नेगेटिव चार्ज होता है। इस तरह से जे जे थॉमसन ने
थॉमसन ने कैथोड किरणों की डिस्कवरी की। क्लियर? इस तरह से जे थॉमसन ने कैथोड किरणों की डिस्कवरी की। अब हम बात करते हैं इसमें से अगले टॉपिक में। अब हम बात करेंगे यहाँ से, जैसे इसकी डिस्कवरी हो जाती है, डिस्कवरी होने के बाद में कैथोड किरणों की प्रॉपर्टी की बात करें, कौन कौन से इसमें से गुण होते हैं, क्या गुण रखती हैं ये किरणें। ठीक है, अब देखिए जो पहली प्रॉपर्टी होती है क्या, इसमें से जितनी भी कैथोड रेस होती हैं वो स्ट्रेट लाइन चलती है। क्लियर? जितनी भी स्ट्रेट लाइन ये कैथोड रेस होती है स्ट्रेट लाइन चलती है। ये कैसे पता किया गया कि स्ट्रेट लाइन चलती है? बड़ा इनके जैसे रेस निकल रहे होते हैं, यहाँ पर कोई भी हम वस्तु रखते हैं, कोई भी सब्सटेंस रख देते हैं, इस तरह से ऐसे रख दिया सपोज, तो इसकी आगे इसका प्रतिबिंब बनता है, इसका यहाँ पर वैसे ही प्रतिबिंब बनता है। कुछ भी यहाँ पर रखते हैं हम, सपोज इसको इस तरह से रखते हैं, पहिया दोनों इस तरह बना कर रख देते हैं इस तरह, तो यहाँ पर इसकी छाया बनती है, प्रतिबिंब बनता है वैसे ही। इससे पता चलता है क्या कि जो रेस होती हैं ये स्ट्रेट लाइन चलती है। क्लियर? सेकंड पॉइंट इसका क्या होता है, उसका सेकंड पॉइंट बेटा होता है कैथोड किरणें सूर्य कणों से मिलकर बनी होती हैं। तो बेटा कैथोड किरणें जो होती है सूर्य कणों से मिलकर बनी होती है, ये कैसे पता चला हमको कैथोड किरणें सूर्य कणों से मिलकर बनी होती हैं? बेटा क्या करेंगे, यहाँ पर इसके जो कैथोड किरणें निकल रही होती हैं, इन कैथोड किरणों के बीच में एक हम व्हील रख देते हैं, पहिया रख देते हैं। ठीक है, व्हील रख देंगे, मतलब इसको हम इस तरह से बना दें, व्हील को ऐसे व्हील बना दिया हमने, इसको ये व्हील रख दिया। क्लियर? अब देखिए पार्टिकल से छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बने होते हैं, रेज होती हैं, जो जैसे ही कोई पार्टिकल से टकराते हैं आकर के, ठीक है, इस जो रेस होती है इनसे कितनी पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं छोटे छोटे, और इसके बाद क्या होता है इनमें से काइनेटिक एनर्जी होती है, गतिज ऊर्जा होती है। जैसे ये पार्टिकल से टकराते हैं आकर के, तो गतिज ऊर्जा के कारण ये जो पहिया होता है रोटेट करने लगता है। क्लियर? ये पहिया रोटेट करने लगता है। इससे पता चलता है कि इसमें से ये छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती हैं, और इनमें से कैसा होता है काइनेटिक एनर्जी होती है, गति इनमें से होती है, इससे प्रूव होता है। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है, नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है, इसमें चार्ज की बात आती है। जो कैथोड किरणें होती है उनमें से कौन सा चार्ज होता है, कैसा चार्ज होता है। अब देखिए जैसे हम चार्ज की बात करते हैं, इन कैथोड किरणों के दोनों साइड में हम इलेक्ट्रिक फील्ड रख देते हैं। ठीक है, एक तो हमने यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड रखते हैं और दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ रख देते हैं। तो जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड रखते हैं तो क्या होता है, यहाँ पर एक साइड में मान लीजिए हमने अगर प्लस रख दिया चार्ज, प्लस चार्ज वाले मैग्नेटिक फील्ड रखी, यहाँ पर निगेटिव चार्ज वाले रख दिया, बेटा इस तरह से निगेटिव रख दिया। आप देखिए जो यहाँ पर जिस प्रकार की चार्ज होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में वो ट्विस्ट हो जाएगा, डिफ्लेक्ट कर लेगा। तो देखिए जैसे यहाँ पर अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो निगेटिव प्लेट की ओर मुड़ेगी, और अगर निगेटिव चार्ज होगा तो वो किसकी ओर मुड़ेगी, वो पॉजिटिव प्लेट की ओर मुड़ेगी। क्लियर? अब देखिए जैसे जाती रेस होती हैं तो इस निगेटिव प्लेट पॉजिटिव प्लेट की ओर बेटा ऐसे ट्विस्ट हो जाती है, बाइंड अप हो जाती है, डिफ्लेक्ट हो जाती है। जब पॉजिटिव प्लेट की ओर मुड़ रही हैं तो इससे क्या पता चलता है, तो ये पता चलता है इससे कि इन किरणों पर कैसा चार्ज है, निगेटिव चार्ज है। निगेटिव चार्ज होने की वजह से ही ये जो किरणें होती हैं इधर मुड़ रही हैं, धन प्लेट की ओर मुड़ जाती है बेटा। क्लियर? ये इससे पता चल जाता है। इसके बाद क्या होता है, ये किरणें होती हैं धातु की, मेटल की पतली पन्नी को बेच कर निकल जाती है। इसमें पेनिट्रेटिंग पावर होती है जो क्या करती है, धातु की पतली पन्नी को पार करके सीधे निकल जाती है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इसका क्या होता है, ये जो किरणें होती है ये स्फुरद्युति होती है। स्फुरद्युति मतलब क्या होती है, फ्लोरेसेंस होता है। तो फ्लोरेसेंस से क्या होता है, इसमें से जैसे ये रेस निकलती हैं तो कैसे कलर छोड़ते हुए निकलती है। जो कांच की ये ट्यूब होती है, इस ट्यूब में क्या करते हैं बेटा, ये ग्रीन कलर की लाइट छोड़ते हैं। जब ग्रीन कलर की लाइट छोड़ते हैं तो ये पता चलता है इसमें से कि रेस कहाँ पर जा रही है। पहली बात ये पता चलती है। दूसरी बात क्या पता चलता है बेटा, इसमें ये पता चलता है कि रेस हमको रेस यहाँ से एमिट हो रही है, रिमूव हो रही है, निकल रही है। इस तरह से ये पता चलती है। इसमें से इसको स्फुरद्युति होती है जो ग्रीन कलर की कांच की दीवार को ग्रीन कर देती है और ग्रीन कलर से ऊपर। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट होता है, ये किरणें गैसों को आयनित कर देती हैं।
जब गैसों को आयनित कर देती हैं जो फोटोग्राफिक प्लेट को इफेक्ट करती है। जैसे सप्लाई की जाती है तो ये गैसें निकलती हैं, जो गैसें होती हैं वो क्या करती है, गैस की किरणें गैसों को आयनित करती हैं और फोटोग्राफिक प्लेट को भी इफेक्ट करती है, प्रभाव डालती है। क्लियर। अब देखिए ये जो किरणें होती है उच्च गलनांक की धातु से टकरा करके एक्स किरणें उत्पन्न करती हैं। ये जो जितने भी कैथोड रेज होती हैं उच्च गलनांक की धातु से टकरा करके ये क्या करती है भाई, एक्सरे उत्पन्न करती है, एक्स किरणें उत्पन्न करती है। ये इनकी प्रॉपर्टी सारी होती है बेटा, प्रॉपर्टी उत्पन्न करती है। और देखिए धातु की प्लेट कैथोड किरणों के मार्ग पर डाले, जैसे किसी धातु की प्लेट को हम इस किरणों के सामने मिड में यहाँ पर रखते हैं तो वो धातु कैसे हो जाती है बेटा, मेटल, वो निगेटिव कैरेक्टर शो करने लगता है, निगेटिविटी इसमें हो जाती है। ठीक है, इस तरह से बेटा ये इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी थी। इलेक्ट्रॉन डिस्कवरी किसने किया था, जे थॉमसन ने किया हुआ था। ऐसे किया हुआ था, एक इन्होंने विद्युत विसर्जन मिली थी डिस्चार्ज ट्यूब लिया था बेटा। तो डिस्चार्ज ट्यूब में वन साइड में कैथोड और वन साइड में एनोड पुट किया था। इसको लो प्रेशर 10⁻⁻² से 10⁻³ प्रेशर पर और हाई वोल्टेज पर लगभग कितना 10,000 वोल्टेज पर इसको इलेक्ट्रिक सप्लाई की गई। इलेक्ट्रिक सप्लाई करने के बाद क्या होता है, कुछ जो गैसें होती हैं वो आयनित होती हैं और एनोड पर कैथोड पर आकर टकराती हैं, जिससे एनोड कैथोड किरणें निकलती हैं। वो किरणें कैसी होती है बेटा, एनोड की ओर अट्रैक्ट होती है और इस तरह से यहाँ पर कैथोड किरणों की डिस्कवरी होती है, क्योंकि कैथोड से निकल रही होती है और इनमें निगेटिव चार्ज होता है, इसलिए इनको इलेक्ट्रॉन बोला है। क्लियर। तो ये थी आपकी इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी। अब हम बात करते हैं आगे। तो बेटा आप बात करेंगे डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन मींस पॉजिटिव रेस एंड डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स की बात करेंगे। इसमें बेटा क्या होता है, जिस तरह से अभी इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी जे थॉमसन ने किया हुआ था, ठीक उसी तरह से गोल्डस्टीन ने भी अपना एक्सपेरिमेंट किया हुआ है। उस एक्सपेरिमेंट को कब किया था गोल्डस्टीन ने, 1886 में किया हुआ था। अब देखिए इसमें से क्या होता है, जिस तरह से उन्होंने विद्युत विसर्जन ले ली थी, डिस्चार्ज ट्यूब लिया था, इन्होंने भी क्या किया, डिस्चार्ज ट्यूब लिया और डिस्चार्ज ट्यूब लेने के बाद इन्होंने वन साइड में कैथोड बेटा एनोड रखा हुआ है और उसके अपोजिट साइड में क्या रखा हुआ है, एनोड रखा हुआ है। ठीक है, कैथोड। अब देखिए क्या होता है, कैथोड जो रखा है इन्होंने वो कैसा कर रखा है, कैथोड इन्होंने रखा हुआ कैथोड परफोरेटेड कैथोड रखा हुआ, मतलब कैसा रखा हुआ है, छिद्रयुक्त कैथोड रखा हुआ है। क्लियर, छिद्र कैथोड रखा हुआ। अब जैसे इसमें से लो प्रेशर और हाई वोल्टेज पर इलेक्ट्रिक सप्लाई करते हैं, तो जब इलेक्ट्रिक सप्लाई होती है और इलेक्ट्रिक सप्लाई के बाद क्या होता है, इस कैथोड के पीछे बेटा लाइट दिखती है। ठीक, कैथोड के पीछे लाइट दिखती है। इससे क्या पता चलता है कि भाई कुछ रेज हैं जो इन छिद्रों से निकल करके बाहर आ रही है। क्लियर। अगर यहाँ पर परफोरेटेड कैथोड ना रखा जाता तो इस कैथोड के पीछे लाइट उत्पन्न नहीं होती है, लेकिन यहाँ पे रखा गया है, छिद्रयुक्त कैथोड रखा गया है, तो छिद्रयुक्त कैथोड होने के कारण इसके पीछे लाइट मिल रही, मतलब कि इधर से कोई लाइट आ रही है, कुछ रेज आ रही है, वो इसको पार करके इस तरफ निकल रही है। ठीक है। अब देखिए कौन सी लाइट आ रही है, तो जो कैथोड बेटा एनोड होता है उससे कुछ पॉजिटिव रेज निकलती है, इस तरह से पॉजिटिव रेज निकलती है और इस तरफ आती है बेटा, ये ऐसे इस तरह से आती है, पॉजिटिव रेज आती है और आने के बाद में इससे बाहर निकल जाती है, ये कैथोड से बाहर निकल जाती है इस तरह से। तो जो रेज इधर से आ रही होती हैं और इस छिद्र से बाहर निकल जाती हैं, इनको हम बोलते हैं कैनाल रेज। सिर्फ इन छिद्रों से होल से बाहर निकलती, इसलिए इनको बोलते हैं हम लोग कैनाल रेज बोलते हैं। क्लियर। और यहाँ से निकल रहे रेज निकल रहे होते हैं निगेटिव वाले, वो इस तरफ जाती हैं, ऐसे जाती हैं, इस तरफ जाते हैं, इस तरफ जाती है, तो पॉजिटिव निगेटिव उगल के न्यूट्रल हो जाती हैं और रेस इधर से आकर के कुछ रेस इधर निकलती है, जिनको हम लोग बोलते हैं बेटा पॉजिटिव रेस, वो होती है कैनाल रेस बोलते हैं। क्लियर। अब देखिए कैनाल रेस की डिस्कवरी के बाद क्या हुआ, इनमें से जिस तरह से उसमें था आपका इलेक्ट्रॉन्स में, उसने प्रोटॉन्स में होता है। अब देखिए यहाँ से एक बात पता चल जाए कि इनकी बोलते हैं हम लोग कैनाल रेज बोलते हैं, कैनाल रेज बोलते हैं। ठीक है। लेकिन अब इनको हमने प्रोटॉन्स क्यों बोला हुआ है, प्रोटॉन्स इसलिए बोला है, अगर डिस्चार्ज ट्यूब में बेटा हाइड्रोजन गैस को लेते हैं
हाइड्रोजन गैस लेते हैं, H2 गैस लेते हैं, जब विद्युत विसर्जन किया जाता है तो हाइड्रोजन गैस आयनित होती है और हाइड्रोजन गैस के कारण ही इनको बोलते हैं प्रोटॉन बोलते हैं। क्लियर? दो चीजें मैंने बता दी, कैनॉट रेज बता दी मैंने और आपको बता दिया मैंने प्रोटॉन बता दिए, प्रोटॉन कैसे होता है। क्लियर? अब देखिए इसके बाद क्या बात आती है, इनकी प्रॉपर्टी अगर बात करते हैं तो प्रॉपर्टी जैसे कि उनकी प्रॉपर्टी होती आपकी इलेक्ट्रॉन्स की, सेम प्रॉपर्टी वैसे इनकी होती है। क्लियर? अब तो बेटा प्रॉपर्टी की बात करें, प्रॉपर्टी में से फर्स्ट प्रॉपर्टी उसमें से थी इलेक्ट्रॉन्स में क्या था, जो इलेक्ट्रॉन्स थे या कैथोड रेज थी स्ट्रेट लाइन चल रही थी। तो यहाँ पर भी जो कैनॉट रेज हैं या पॉजिटिव रेज हैं तो कैसे चलती है बेटा, स्ट्रेट लाइन चलती हैं। और हमने बताया था स्ट्रेट लाइन कैसे पता किया गया, उनके मार्ग में उनके बीच में जो पाथ होता है उनमें से कोई भी सब्सटेंस रख देते हैं या पहिया रख देते हैं तो क्या करता है उसकी परछाई उधर बनती, छाया उधर बनती, प्रतिबिंब बनता उधर, तो इससे पता चलता है कि इसमें से क्या है सीधी स्ट्रेट रेल में चल रही है। दूसरी बड़ा पॉइंट क्या था इसमें से, इनमें भी क्या होता है जो कैथोड किरणें होती हैं इनमें भी गति होती, काइनेटिक एनर्जी होती, लेकिन जो कैथोड किरणें होती हैं उनकी अपेक्षा इन रेज में काइनेटिक एनर्जी बेटा कम होती है, ये कंफर्म होता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, जो ये भी जो किरणें होती हैं, धन किरणें होती हैं, ये जो होती है बेटा मैग्नेटिक फील्ड की ओर विक्षेपित होती हैं, डिफ्लेक्ट करती हैं। कैसे पता चलता है भाई, यहाँ पर भी हम रख देंगे मैग्नेटिक फील्ड रखते हैं, दोनों तरफ मैग्नेटिक फील्ड रख देंगे और जैसे यहाँ पर पॉजिटिव रखा है और उधर रख देंगे नेगेटिव रख देंगे, जो किरणें होंगी उसके अपोजिट मैग्नेटिक फील्ड की ओर डिफ्लेक्ट करती है। इससे पता चलता है कि ये भी डिफ्लेक्शन करती हैं। और इनमें चार्ज कैसा होता है बेटा, इनमें से पॉजिटिव चार्ज होता है और ये नेगेटिव प्लेट की ओर डिफ्लेक्ट करती है। क्लियर? अब देखिए इनमें से क्या होता है भाई, इनमें से धन चार्ज होगा, ये तो पता चल गया आपका। अब इसके वजह से ये किरणें जो होती है चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित होती है, चुंबकीय क्षेत्र रखने पर विक्षेपित होती है, तभी पता चलता है हमको कि ये किरणें, इनमें से चार्ज कौन सा होता है। क्लियर? ये किरणें भी फोटोग्राफिक प्लेट को क्या करती है, प्रभावित करती हैं। इसके बाद ये किरणें होती है इनमें से जो E/m का मान होता है किसके होता है, विद्युत विसर्जन भली गैस पर निर्भर करता है। E/m का मान बेटा, जो E/m का मान होता है किस पर डिपेंड करता है, विद्युत विसर्जन नली जो होती है इसमें जो गैसें भरी होती हैं उन गैसों पर निर्भर करता है। क्लियर? धन किरणें होती धातु की पतली पन्नी को आर पार निकल जाती हैं। ठीक है, धन किरणें जो होती है ये पॉजिटिव रेस होती है, ये धातु की पतली पन्नी होती है उसको आर पार निकल जाते हैं, लेकिन क्या होता है, जो इनकी वेधन क्षमता होती है वो कैथोड किरणों से कम होती है, ये बात होती है। ठीक है, अब जैसा कि हमने बताया था अभी कैथोड किरणें होती है इसको दीप्त उत्पन्न करती हैं, सेम उसी तरह से ये भी जिंक सल्फाइड के पर्दे पर टकराने पर ये भी प्रदीप्त उत्पन्न करती हैं, लाइट उत्पन्न करती हैं। तो इस तरह से बेटा ये था आपका प्रोटॉन की खोज थी। तो हमने बता दिया आपको इलेक्ट्रॉन की खोज बता दी और बता दिया हमने आपको प्रोटॉन की खोज। अब हम दूसरी बात करते हैं आगे। अब देखिए बेटा आगे, अब हम यहाँ पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स को पढ़ेंगे, क्योंकि बेटा डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स होता है उसमें से क्या होता है, बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट नहीं था। ठीक है, और जो न्यूट्रॉन में डिस्कवरी की गई थी उसमें से बहुत हल्के अगर लाइट एलिमेंट्स लिए गए थे। इसे लिया गया था आपका बेरिलियम लिया गया और लिया गया आपका बोरान। बेरिलियम में बोरान लिया जाता है, उसमें से क्या किया जाता है भाई, एल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डिंग की जाती है। एल्फा पार्टिकल्स बम्बार्डिंग की जाती है जिससे क्या होता है, कुछ न्यूट्रल पार्टिकल्स रिमूव होते हैं जिनको बोलते हैं हम न्यूट्रॉन्स बोलते हैं। ठीक है, क्या किया गया, जो लाइट एलिमेंट्स थे, हल्के एलिमेंट्स थे, बेरिलियम या बोरान था, उन पर एल्फा पार्टिकल्स की बम्बारिंग की जाती है। और जो बम्बारिंग की जाती है, बम्बारिंग करने के बाद क्या होता है, उनसे कुछ कैसे न्यूट्रल पार्टिकल्स रिमूव होते हैं। इन न्यूट्रल पार्टिकल्स को क्या बोलते हैं, न्यूट्रॉन्स बोलते हैं। बड़े इसको डिस्कवर किया, किसने किया था, इसको किया था डिस्कवर चैडविक ने डिस्कवर किया था और 1932 में डिस्कवर किया था। क्लियर? किसने डिस्कवर किया बेटा, चैडविक ने डिस्कवर किया था और 1932 में डिस्कवर किया गया था। ठीक है, अब देखिए डिस्कवरी किसकी आसान से हो गई थी, बता दिया गया न्यूट्रल पार्टिकल से नहीं है, न्यूट्रल कोई चार्ज नहीं होता इसमें से। अब इसकी प्रॉपर्टी की बात करेंगे तो प्रॉपर्टी में भी क्या इसमें हो जाएगा, जो हाइड्रोजन को छोड़कर एक आइसोटोप होता है हाइड्रोजन का 1H1, ये बेटा हाइड्रोजन को छोड़कर जितने भी एलिमेंट होते हैं उन सभी एलिमेंट में क्या होता है भाई, न्यूट्रॉन होता है। बट इसमें से न्यूट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता है, ध्यान रखिएगा बेटा, इसमें से न्यूट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता। इसके बाद जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उस सब में न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होता है। न्यूट्रॉन इज द न्यूट्रल पार्टिकल्स।
ठीक है। न्यूट्रॉन किसी परमाणु का मूल कण है जो उदासीन होता है, ठीक है। न्यूट्रॉन जो मूल कण होता है लेकिन इसमें उदासीन होता है, और इसका जो द्रव्यमान होता है किसके बराबर होता है, लगभग प्रोटॉन के बराबर होता है। इसका द्रव्यमान किसके बराबर होता है, लगभग होता है द्रव्यमान के प्रोटॉन के बराबर होता है। होता कितना बेटा इसका 1.67 इंटू 10⁻⁻27, 1.675 इंटू 10⁻⁻27 kg बेटा, ये इसका द्रव्यमान होता है, ठीक है। किसके इक्वल होता है, लगभग प्रोटॉन के इक्वल होता है, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टी यही होती है बेटा, इसमें से ये हाइड्रोजन में प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स नहीं होते हैं, ये किसी भी प्लेट की और चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर किसी भी प्लेट की ओर विक्षिप्त नहीं होता क्योंकि न्यूट्रल होता है, ठीक है। और इसकी जो उदासीन होने के कारण इसका E/N का जो वैल्यू होती है, E/N का जो मान होता है बेटा वो होता है 0 होता है। ये प्रॉपर्टी होती है न्यूट्रॉन्स की होती है। ये थी आपकी डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अब बेटा बात करना है, किसकी बात करनी है, अब बात करना है एटॉमिक नंबर। देखो बेटा एटॉमिक नंबर की बात करें यहाँ पर, एटॉमिक नंबर इसको बेटा बोलते हैं परमाणु नंबर। परमाणु क्रमांक की बात करते हैं, ठीक है। तो परमाणु क्रमांक क्या होता है, किसी भी एलिमेंट में जितने भी प्रोटॉन होते हैं उन प्रोटॉनों की संख्या को हम लोग बोलते हैं परमाणु क्रमांक। क्या किसी भी एलिमेंट में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या, एलिमेंट या परमाणु बोल सकते हैं, परमाणु उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं, ठीक। अब देखिए परमाणु क्रमांक कहते हैं तो परमाणु क्रमांक होता कहाँ पर, जैसे हमारे सपोज एक एक्स एटम लिया गया और यहाँ पर लिखा गया ए और यहाँ पर हमने लिखा बी। जो ए होता है बेटा ये क्या होता है, इसका परमाणु क्रमांक होता है, और ये क्या होता है, इसका परमाणु भार होता है। क्लियर, ये परमाणु क्रमांक और ये होता है परमाणु भार। अब देखिए प्रोटॉन्स और इनमें रिलेशन क्या होता है बेटा, कोई भी होता है परमाणु क्रमांक बराबर प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ये होता है परमाणु क्रमांक बराबर प्रोटॉनों संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों संख्या, ये सभी इक्वल होते हैं। क्लियर। अब कोई भी एलिमेंट होता है उसमें जो परमाणु क्रमांक होता है, परमाणु क्रमांक से ही उसकी जो आवर्त सारणी में पीरियड टेबल में उसकी स्थिति को फाइंड करते हैं, स्थिति को ज्ञात करते हैं, ठीक है। वो तो हम बाद में बताएंगे आपको दूसरे वीडियो में, लेकिन इसमें समझ लीजिए कोई भी एलिमेंट होता है उसका परमाणु क्रमांक फिक्स होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन है, परमाणु क्रमांक 1 होता है, हीलियम है, परमाणु क्रमांक 2 होता है, इसके बाद लिथियम है, परमाणु क्रमांक 3 होता है, बेरिलियम है उसका परमाणु क्रमांक 4 होता है, बोरान है उसका परमाणु क्रमांक 5 होता है। इस तरह से आपको 1 to 30 तक एटॉमिक नंबर लर्न करने होंगे, ठीक है बेटा। हर हालत में 1 to 30 तक एटॉमिक नंबर लर्न करने होंगे आप, तभी आप केमिस्ट्री को अच्छे से समझ सकते हैं। क्लियर, थैंक यू।